हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके लेवल फर्स्ट का पेपर है, यानी हम ये कह सकते हैं आपके थर्ड ग्रेड का। ये आपका लेवल फर्स्ट का पेपर है और जो डिस्ट्रिक्ट दे रखी है यहाँ पे, जैसे उदयपुर का ये पेपर है। पहले जैसे 2012-13 में डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियाँ हुआ करती थी, तो ये उसका पेपर है। तो इसमें कम्प्लीटली देखेंगे क्या सिलेबस है इसका और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मार्क्स के थे। यानी अब जो 2022 में किस प्रकार परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। आपको पता होगा 15 मार्च को कोई व्यास कमेटी है, तो उसकी रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पर डिसाइड होगा कि सिलेबस अब क्या रहने वाला है 2022 के लिए। यानी आपकी दो परीक्षा होंगी, आपको मालूम होगा। एक तो आपके आरटेट के नाम से होगा, जो पात्रता परीक्षा रहेगी। इसके बाद इसे पास करने के बाद आपकी होगी फिर थर्ड ग्रेड के नाम से, ठीक है, परीक्षा, जिसे हम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 बोल सकते हैं, क्योंकि इसी को पैटर्न को फॉलो करेगी गवर्नमेंट जब दो पेपर लेना हुए तो। क्योंकि 2011-12-13 यानी इसमें यही पैटर्न चलता था। पहले आरटेट हुआ करता था, उसके बाद थर्ड ग्रेड यानी सब्जेक्ट की मेन परीक्षा हुआ करती थी, ठीक है। सब्जेक्ट का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे लेवल 2 वाले हैं, 6 to 8 वाले, तो उनका सब्जेक्ट का पेपर होता था एक अलग से। और उसी के साथ कुछ जैसे कि राजस्थान जीके हो गई आपकी, ठीक है, करंट हो गई राजस्थान से संबंधित। फिर उसके अलावा जैसे साइकोलॉजी से संबंधित कुछ शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन और सब्जेक्ट इस प्रकार पूछे जाते थे। तो ये लेवल फर्स्ट का है, इसमें कुछ पैटर्न अलग ही है, तो इसे ही देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। और पूरे पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके 140 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर देखें, पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। और यही पैटर्न रहने की संभावना है, यानी जो आपका मेन पेपर होगा, यानी दूसरा पेपर होगा थर्ड ग्रेड के नाम से, वो यही सिलेबस रहने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। और बाकी 15 मार्च की रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद मालूम हो जाएगा सिलेबस क्या होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पैटर्न है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके पहले खंड में पूछा जाएगा राज्य के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में जो भी सामान्य ज्ञान है और प्लस करंट जी के समसामयिकी, मतलब यहाँ से करंट जी के से रहेगा। तो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा, तो ये 60 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं खंड, जो आपका सेकंड खंड है। इसमें आपके पूछे जाएंगे राज्य का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान। इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का रहेगा, तो ये भी 60 अंक का हो जाएगा, ठीक है। यानी खंड सेकंड में प्रॉपरली राजस्थान जी के पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी आपके पहले और दूसरे खंड में 120 मार्क्स के मतलब 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपका थर्ड जो सेक्शन दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल, जो भी आपके 7 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ खंड, जिसमें आपके विद्यालय सब्जेक्ट रहती हैं, यानी जो आप 10th तक पढ़ के आए हो, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, और एक आपका सामाजिक अध्ययन है, ठीक है। इस प्रकार इनसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे कि हिंदी से आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे 7 मार्क्स के, इंग्लिश के 7 क्वेश्चन रहेंगे 7 मार्क्स के, गणित के आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 7 मार्क्स के। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ठीक है। यानी ये टोटल कर देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट हैं, यानी जो आपकी स्कूली विषय की, तो उसके 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 ही मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके खंड 5 में। इसमें आपसे एजुकेशनल पेडागोगी पूछी जाएगी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, जो भी आपने ऊपर की जो 35 कह सकते हैं सब्जेक्ट 35 क्वेश्चन दिखे थे सब्जेक्ट के, तो उन्हीं की पेडागोजी पूछी जाएगी, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट, जैसे हिंदी के, यहाँ पे हिंदी की क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ संबंधित क्वेश्चन है, उसके 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी प्रकार दे रखा है इंग्लिश। इंग्लिश यानी ये कह सकते हैं अंग्रेजी के 7 क्वेश्चन रहेंगे, और जो भी टीचिंग मेथड से संबंधित होंगे तो 7 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पर मैथ की जो पेडागोजी या टीचिंग मेथड पूछी जाएगी, वो 8 अंक की पूछी जाएगी, वो 8 ही क्वेश्चन 8 मार्क्स के। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान है, इसके भी 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 अंक के आएंगे। इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन है, उसके भी टीचिंग मेथड संबंधित 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। इन सभी को टोटल करते हैं, ध्यान देना, इन सभी को टोटल करें। जैसे कि आप देखो, जैसे कि ये दोनों पहले और सेकंड खंड है, पहला और दूसरा, इसके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 30 आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 7 हैं जो आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान है, और 35 और नीचे के 38, यानी जो लास्ट खंड 5वां है उसके 38 हैं, और आपका जो आपका फोर्थ खंड है उसके 35 हैं, और शैक्षणिक
मनोविज्ञान के आपके 7 क्वेश्चन हैं और ऊपर के 60 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है कि साइबेरियन क्रेट कौन से स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं, तो वो आपका केवलादेव घनापक्षी बिहार में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5वां। ये पूछा गया था कि राज्य विधानमंडल से तात्पर्य क्या होता है, तो हम कहेंगे जो आपकी राज्य की जो विधानसभा होती है और विधान परिषद, इन दोनों का ही जोड़ होता है विधानमंडल से तात्पर्य, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि कौन से चीनी यात्री बीनमाल की यात्रा पर आए थे, तो वो आपके हेनसांग आए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के जो आपके रावण हत्या है उसका संबंध किससे है, तो उसका लोकपात यंत्र से है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि पांचना बांध किस जिले में स्थित है, तो ये करौली जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 9वां। ये कह रहा है कि ख्यात से आशय क्या होता है, ख्यात का मतलब होता है किसी राज्य के राजवंश का वर्णन होता है उसके अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, तो सार्व यानी यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ होता है, और यूनिवर्सल रिसीवर होता है वो ए बी होता है, समझे होंगे, यानी दाता होता है ओ होता है, ग्राही होगा ए बी, तो इसका तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां पूछा था कि निम्न में से किसे गौण कण के रूप में जाना जाता है, तो ये हिग्स बोसॉन है, इनको कह सकते हैं गौण कण कहा जाता है। गौण कण का मतलब होता है यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित था, तो ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको, किनको, हिग्स बोसॉन को, यानी ये हिग्स बोसॉन को कण है जो गौण कण कहलाता है, और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट है खाटू श्याम जी का मंदिर, यानी खाटू श्याम जी का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, तो वो आपके सीकर में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट था 13वां का रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था, तो ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका 1 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो 5 वर्ष का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, तो ये आपके राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि ब्रिक का नया नाम ब्रिक्स हो गया है, तो कौन सा देश है जो अभी हाल ही में शामिल है, ये करंट का तब था, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि शिला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये आपके आमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19वां। ये आपके 2012 के पुरस्कार से संबंधित है नोबल, तो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि करंट का तभी था, ये भी करंट का ही था उस टाइम का, इसे भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी है, तो देखा जाए तो गुलाबो है वो आपकी कालबेलिया कह सकते हैं, गुलाबो कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नौटंकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर लोकनाट्य है यानी नौटंकी, तो ये पूछा गया तो इसका राइट आंसर भरतपुर हो जाएगा। वैसे यूपी की फेमस है नौटंकी, तो अगर राज्य पूछता तब। नेक्स्ट है ख्वाजा चिश्ती किस समय राजस्थान में आए थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड है ना, उनके समय आए थे, तो यानी पृथ्वीराज तृतीय के समय, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, ये भी आपका कह सकते हैं करंट का था उस टाइम पे, 24 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, तो ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, ये आपके उदयपुर में स्थित है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है, तो ये आपकी मुकुंदवाड़ा की कोटा और झालावाड़ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी आपका करंट का था 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपकी की गई थी लोकायुक्त की स्थापना 1973 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है, तो ये आपके इसमें अजमेर दे रखा है, तो राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जगह की पिछवाइयाँ चित्रकारी प्रसिद्ध है, तो ये आपकी नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखो हमने ये 30 क्वेश्चन किए हैं, यानी फंड जो आपका खंड फर्स्ट है उसके 30 क्वेश्चन किए हैं, प्रत्येक 2 नंबर का है, तो ये 60 का हो जाता है, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये सामान्य ज्ञान और प्लस करंट जीके के क्वेश्चन थे। अब सेकंड खंड आता है तो ये आपका स्पेशली राजस्थान जी के होते हैं ना, वो प्रॉपर पूछी जाएगी इसमें, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आंसर हो रहने वाले हैं।
नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे ये मेथी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कांकरौली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो आपकी जयसमंद झील हो जाएगी। नेक्स्ट है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? तो वो आपके कंवर सेन थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में आफरी बोलते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में आफरी, तो किस नगर में स्थित है? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो वो आपके हो जाएगा इसका राइट आंसर उदयपुर में। हम ये कह सकते हैं कि उदयपुर जो जिला है वो संभाग है, उसमें आपके 6 जिले आते हैं। ठीक है, संभाग में, और यही पूछा है कि सबसे बड़ा ज़्यादा जिले किस में है संभाग में, तो वो आपका उदयपुर हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बीकानेर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर या सी या 3 नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका झालावाड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो वो अलवर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है? तो वो आपके बीकानेर और चूरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य में मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन जिस जिले में होता है वो है, ठीक है, तो ये होगा आपके बीकानेर में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो वो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आपको मालूम होगा जो नीचे राजस्थान में जो दक्षिण में आपके प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से गुजर के जाती कर्क रेखा के ऊपर ही आता है, यानी हम ये कह सकते हैं उत्तर में स्थित है कर्क रेखा की राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात जो मात्र कुंडिया किस जिले में स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य में जैसे इसबगोल है, जीरा और टमाटर सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे जालौर में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं आता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कि आहड़ संस्कृति का विकास हुआ था। जो आहड़ संस्कृति है वो विकास हुआ था, तो ये उदयपुर से संबंधित है, तो उदयपुर आता है मेवाड़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कवि चंद्रवरदाई की कृति का नाम क्या था? तो कवि चंद्रवरदाई की कृति का नाम था, वो था आपका पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय जयानक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लांगुरिया गीत मेले का आकर्षण है, तो वो आपके कह सकते हैं केला देवी मंदिर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रागड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? तो ये मारवाड़ी और कह सकते हैं मारवाड़ी और आपकी मालवी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मारवाड़ी और मालवी से मिश्रण का ही एक रागड़ी बोली होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मयूर ध्वज किस तरह को कहा जाता है? तो ये मेहरानगढ़ को कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सही है। और यही क्वेश्चन रीट 26 सितंबर को हुई थी, आपको लेवल फर्स्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बाबा रामदेव का मेला कौन से मास में लगता है? तो ये भाद्रपद से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेवाड़ में किस महाराणा ने मुगलों की संधि की थी? तो वो आपके अमर सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुर्जा क्या है? कुर्जा एक पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बागौर सभ्यता का केंद्र किस जिले को माना जाता है? तो वो आपके भीलवाड़ा को माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि किस संप्रदाय के अनुयायी हैं वो धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? तो ये है आपके जसनाती संप्रदाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खानवा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध है ये आपका लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे जयानक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमने 31 से और 60 तक क्वेश्चन किए हैं। ये 30 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 30 और इंटू 2 करेंगे तो 60
अंक के हो जाते हैं। यानी आपका पहला खंड और दूसरा ये 120 क्वेश्चन यानी सॉरी 120 अंक के हो जाते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका थर्ड खंड। जो आपका थर्ड खंड है ना, ये आपका संबंधित होता है एजुकेशन साइकोलॉजी के। इसके 7 क्वेश्चन आते हैं और 7 अंक के होते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर है 61। ये पूछा गया था कि असाधारण छात्र वे होते हैं, और ये 4 आपकी विशेषताएं दे रखी हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो हम कहेंगे जो सामान्य से उच्च स्तर के होते हैं ना, वो माने जाएंगे असाधारण छात्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, या सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये 62 है। ये क्या पूछा गया था कि बालक में जो सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है, तो हम कहेंगे ये उपयुक्त सभी हो जाएगी, क्योंकि उसके कह सकते हैं उसके अंतर्निहित शक्तियाँ होती है, इनर पावर होती है, नवीन क्षमता होती है और उत्पादक क्रिया होती है। यानी ये सभी का मिश्रण होता है सृजनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो आपका 63 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। तो हम कहेंगे उसके समान घटक होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि मैडम मोंटेसरी ने अधिगम के परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो उन्होंने, हम ये कह सकते हैं, जो वह हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना, उन पर ज़्यादा जोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्राइड, यानी जो आपके सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने ऊर्जाओं का एक वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया है उनके नाम क्या है? तो जैसे कि आप जानते होंगे, इड है, ईगो है और पराहम, यानी इड, ईगो, सुपर ईगो, इनकी बात की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है। तो इनमें हम देखा जाए तो सभी को ऑप्शन को लगाएंगे, यानी उपयुक्त सभी को, क्योंकि उसे अपने विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और जो भी शिक्षण कराता है उसमें अधिकतम संभव अंतक्रियाएं हो, यानी इंटरेक्ट हो बच्चों के साथ, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन था उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सभी विशेषता है वो मायने रखेंगी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 था छात्र के आचरण को समझने के लिए आवश्यक है। तो हम कहेंगे उसके आचरण की जो आपकी आंतरिक वाही शक्ति है वो समझना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन। आपने देखा होगा जो भी माध्यमिक स्तर तक आप जो भी बुक पढ़ के आए हो, यानी जो भी बुकें पढ़ के आए हैं, तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स के। ये सभी सब्जेक्ट आएंगे, अब यहाँ से आ गए। जैसे सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका जो 68 नंबर क्वेश्चन है ये पूछा गया था, तो ये व्यंजन संधि होगी सत प्लस आनंद। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तन बदन में आग लगना मुहावरे का अर्थ है। तो हम कहेंगे इसका क्रोधित होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नौकरी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, तो वो आवेदन पत्र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है अतिथि शब्द में अगर ए प्रत्यय लगाने पर या ए प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द कौन सा होगा? तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अतिथि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम उदाहरण है, तो वो मैं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। कलीजे पर फिल इन द ब्लैंक्स रखना मुहावरे रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से पत्नी है, वो आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब यहाँ से आगे आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 7 मार्क्स के होंगे, तो ये आपके इंग्लिश से संबंधित होंगे, ठीक है। देखो इंग्लिश में कुछ के आंसर मुझे मालूम है, कुछ के नहीं है, तो आप खुद से भी इसे देख लेना, ठीक है। जैसे 75 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर अब मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, सही बताऊँ तो। और नेक्स्ट है कि इसे बता सकते हैं कि इसमें बताना है कि वी हैव मिस्ड, यानी हमसे बस मिस हो गई या छूट गई। नाउ विल हैव टू वॉक, यानी अब हमें जाना पड़ेगा वॉक करते हुए, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन हमें नहीं आता है, क्योंकि फोनेटिक जो सिंबल होते हैं जो इंग्लिश सेकंड भाषा या फर्स्ट भाषा के रूप में लेते हैं उनमें चलती हैं ये, ठीक है। जैसे रीट है या हार्ट रेट देते हैं, सब्जेक्ट चूज करते हैं, सॉरी हाँ सही बात है, यानी जो आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि कोई
सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लेता है ना, तो उसमें ये चलती है, टॉपिक है फोनेटिक्स सिंबल, यानी ये एक तरह से प्रोनाउंसिएशन से संबंधित होती हैं। तो इसका मुझे मालूम नहीं है, आप देख लेना इसे। नेक्स्ट है कि ये पैसिव वॉइस पूछा था कि समबडी हैज द स्टोलन माई पेन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई पेन हैज बीन स्टोलन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा था कि हमें अपोजिट बताना था किसका, ऑर्डरली, तो ऑर्डरली का होता था इसे बोलेंगे कैटियोटिक, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्लीज, यानी हमें फ्रेबल वर्ब फिल इन वो करनी है फिलअप, ठीक है, तो ये कह रहा है प्लीज राइट फिल इन द ब्लैंक्स योर नेम एंड एड्रेस हियर, तो हम करेंगे डाउन आएगा, यानी प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी आपका कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्स, ये किससे पूछा है, सेलेक्ट एज द वर्ड ट्रांसक्राइब्स, तो देखो इसकी भी मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसे भी अपने स्तर से देख लेना, जिनकी देखो नॉलेज है मैं उसे ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो मैथ से संबंधित 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 7 मार्क्स के होंगे। ये कह रहा है 5 सतत संख्याओं का योग 250 है, यानी 250 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के योग और उनके बीच में आने वाली संख्याओं के वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा। तो आप ये संख्या मान लो, देखो ये मैथ एक ऐसी चीज़ है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं बताऊँ वही हो, आप अपने आधार पे भी इसमें सोच समझ के कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसमें संख्या मानूँ x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, ये मैंने संख्या मान ली। अब इनको मैं जोड़ता हूँ ना, तो ये आएंगे 5x+15 बराबर, और इनका योग कितना दे रखा है, इसमें क्या रखा है 5 सतत संख्याओं का योग दे रखा है आपको 250। अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकालें तो इसे 15 को इधर 75 करेंगे तो इसमें से 200 कितनी रह जाएगी 35, ठीक है, और इधर से x की वैल्यू निकालेंगे तो x निकालेंगे तो इसमें से 5 नीचे आ जाएगी, तो 5 चौको 20 और 5 7 35, ये सही है ना, 47 आएगा। अब ये ध्यान रखना है कि जो 47 आई है वो x की वैल्यू आई है जो हमने सतत संख्याओं में x मानी थी, ठीक है, तो जो x है वो प्रतीक में जुड़ जाएगी, यानी जैसे x+ हमने 1 माना था संख्या, x+2 माना था, इसमें सभी में ये 47 जुड़ेगी x की जगह, तो ये आपकी हो जाएगी 48, फिर उसके बाद ये 2 जुड़ेगी तो ये हो जाएगी 49, ठीक है, फिर उसके बाद 3 जुड़ेगी तो ये हो जाएगी 51, फिर उसके बाद 4 जुड़ेगी तो फिर हो जाएगी ये 3 जुड़ेगी तब होगी 51, और 4 जुड़ेगी तब हो जाएगी ये 48 49 50 हो जाएगी, फिर उसके बाद 4 जुड़ेगी तो 51 हो जाएगी, और फिर उसके बाद 5 जुड़ेगी तो आपकी 52 हो जाएगी। इस प्रकार ये 5 संख्या आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये कह रहा है कि छोटी और बड़ी संख्याओं के योग, यानी सबसे छोटी 48 है, बड़ी संख्या 52 है, इनके योग और बीच वाली संख्या के वर्ग के बीच का अंतर। बीच वाली संख्या कौन सी थी, 50 थी ना, यानी मैं इसे ऐसे करके बताऊँ, वैसे सिंपल क्वेश्चन था, आपने आधार पे करोगे तो भी हो जाएगा, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ डायरेक्ट। मैं तो यहाँ पे जो 50 आई उसका वर्ग कर लेता, और जो भी जो पहली बड़ी संख्या है यानी पहली और जो लास्ट की उन्हें जोड़ के उसे घटाते थे, यानी हमारी संख्या कितनी आई थी 48 49 50 51, 48 49 50 51 और 52, ये संख्याएं आई थी, ठीक है। अब इसमें से क्या कह रहा है कि जो पहली है और जो लास्ट की है इसे तो जोड़ लें, और जो बीच की आई है संख्या इसका वर्ग कर लें, इसका 2500 आएगा, और इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे 100, क्योंकि 52 और 48 100 हो जाएगा, तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 2400 आ जाएगा। तो ये तो मतलब प्रत्येक स्टेप करना था और डायरेक्टली भी कर सकते थे। अब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2400, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था मैथ का, यदि एक आयत का विकर्ण है वो आपको 17 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आयत बनाते हैं और विकर्ण 17 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और हम जानते हैं 2 × L+B बराबर क्या होता है परिमाप, तो ये आपका 40 दे रखा है, तो L+B का मान आ जाएगा आपका 23, ये आपका परिमाप आ जाएगा, और ये आपका विकर्ण दे रखा है, और इसमें आपको A+B का होल स्क्वायर, या इसे हम A+B को L+B का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा L² + B² + 2AB, इससे करेंगे तब इसका राइट आंसर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही पूछा था ना क्षेत्रफल, तो यही आएगा, ठीक है। आप खुद से भी कर लेना, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इतने। अगर ये श्रृंखलाओं का एक संख्या गलत बतानी इनमें से, यानी ये क्रम दे रखा है तो इसे इसमें से घटाएंगे तो 12 बचेंगे, ठीक है, दूसरी को तीसरी में से घटाएंगे तो 24 बचेंगे, तीसरे को चौथी में से घटाएंगे तो 36 बचेंगे, और
चौथी को 5 में से घटाएंगे तो इसमें से अब जो 12 की एक श्रेणी चल रही है, यानी 12, 24, 36, 48 आना चाहिए, यहाँ पर 48 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 5660 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 85 नंबर है, जैसे कि x अपॉन वाई की घात है a माइनस बी, और इसी प्रकार b माइनस सी, सी माइनस ए, ये दे रखे हैं, ठीक है। इनमें कॉमन लेके करेंगे ना तो इसका राइट आंसर एक आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर क्वेश्चन है, इन्हें योग करना है तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, खुद से भी कर लेना, ठीक है। 88 है, यदि इन चित्रों को यदि ये एक्स माने तो देखो ये आपको अगर रेखागणित मालूम है तो इसका राइट आंसर 145 आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा देखो एक बार इसे देख लेते हैं। अगर इसे करेंगे तो एकांतर कोण होगा, ये कोण होगा, ये कोण समान होते हैं, तो ये कितने का है 65 का, तो ये भी 65 का हो जाएगा, ठीक है। अब जबकि इसमें आधा कोण 30 दे रखा है तो इधर का 45 हो जाएगा। अब जानते होंगे जो FEC ये अंतःकोण हो जाएगा। अंतःकोणों का मान कितना होता है, अंतःकोणों का मान हो जाएगा आपका, एक सेकंड, ये हो जाएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की निकालनी थी, तो ये आपका अंतःकोण हो जाएगा। तो अंतःकोण का मान होता है भाई आपका 180। अब इसमें से 30 घटा दो 65 में से, क्यों, क्योंकि ये तो पूरे का मान था यहाँ तक, इसमें 30 घटाएंगे तो ये बचेंगे 35, और 35 यहाँ का ये कोण है, कौन सा सी वाला, जिसमें से आधा कोण तो 30 हो गया, उसका बचा हुआ कोण 35 हो जाएगा, और ये भी एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी ई नंबर पर, तो ये अंतःकोण हो जाएंगे। तो अंतःकोणों का मान 180, तो 180 में से 35 घटाओगे तो 5 और 4 यानी 145 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आ जाते हैं आपके 89 से जो भी स्टार्ट होंगे ये साइंस के होंगे, प्रत्येक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले भी हम एक एक नंबर के कर रहे थे, जो शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वहाँ से सब एक एक नंबर के। शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, तो वो आपके हार्ट करेगा यानी हृदय, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, ये 10th की बुक से लिया गया है, ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है, और हम ये कह सकते हैं इसमें टेम्परेचर अधिक रखते हैं और निकल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है स्थिर यानी जो स्थिर वैद्युत बल होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, तो ये आपके धन और ऋण जो आवेश होते हैं इन्हें पास लाते तब ये ऐसा होता है, यानी स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो बायो गैस होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है, कंपोनेंट्स, तो इसका हो जाएगा मीथेन गैस, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज़ से टकराए उड़ सकते हैं, क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक जो भी वेव्स होती है या तरंग होती है उत्पन्न करती हैं, उनसे टकराने से बचाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थायरोक्सिन है, तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो कैल्शियम इसमें जो अब ऐसे कह सकते हैं कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। ये शायद अभी तुम्हें ध्यान होगा यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ उसमें यही पूछा था, यानी थायरोक्सिन है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, यही क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे केवल ये पूछा है कि थायरोक्सिन क्या है, तो ये एक हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में चुंबक होगा, तो वो विद्युत मोटर में ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्न में से ऊर्जा का नवीनीकरण साधन क्या होगा, तो वो ज्वार भाटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अरावली पर्वत मालाओं को सुदूर दक्षिण जड़ नहीं आरंभ होती है, देखो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे खुद से देख लेना तुम। बाकी ये क्या है क्वेश्चन, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये तो व्यवहारिक क्वेश्चन था उस टाइम का, तो हम कहेंगे विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले से ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गए, ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहा है कि चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो ये आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। अब देख लेते हैं जो आपका इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए, वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे और कुछ के आंसर मुझे मालूम भी नहीं थे, ठीक है। तो अब डायरेक्टली 103 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, तो ये आपके जर्मन भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए वर्ष भर के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना कहलाती है, तो वो आपकी वार्षिक योजना कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कम बोलने के कमी को दूर कर सकते हैं,
तो हम पीयर लर्निंग के द्वारा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा शब्द का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन विद्यालय बनाता है, जैसे कि योजना है, लक्ष्य, उद्देश्य या वार्षिक योजना। निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन विद्यालय बनाता है, तो हम उसे कहेंगे, देखो इसका आंसर मुझे कन्फर्म नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दें। ऑप्शन नंबर 108 का। नेक्स्ट है कि हिंदी में संति शिक्षण की श्रेष्ठ विधि या श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, तो वह आगमन निगमन विधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपके इंग्लिश से संबंधित है, टीचिंग मेथड के, ठीक है, तो इन्हें मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश कन्फर्म मालूम नहीं है कि मैं बता पाऊँ आपको, ठीक है, तो अब आगे के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है कि सामान्यतः विद्यार्थी में गणित सीखने में रुचि नहीं है क्योंकि, हम कहेंगे पहला ऑप्शन था अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते हैं, ये भी हो सकता है। गणित को गणित की भाषा में पढ़ाया जाता है, ये भी बात सही है। विद्यार्थियों को सीखने के अवसर नहीं दिए जाते, यानी सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि की विशेषता होती है यह कि बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति को बढ़ाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्त उद्देश्य से संबंधित नहीं है, यानी अवबोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग से है। तो देखो जैसे कि आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें संज्ञानात्मक एक पार्ट होता है, उसके 6 डिवाइड कर रखे पार्ट, जैसे ज्ञान होगा, अवबोध होगा, फिर ठीक है, तो अनुप्रयोग होगा, इस प्रकार विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ऐसे आपने स्टेप देखे होंगे। तो उसमें एक अवबोध होता है, तो उस अवबोध का संबंध किससे होता है, जैसे उदाहरण देना, संबंध देखना, वर्गीकरण करना या प्रत्यय स्मरण करना। तो यहाँ पे हमें बताना है संबंध नहीं है, तो वो आपके प्रत्यय स्मरण से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि ये तो ज्ञानात्मक का पक्ष भाग होता है, यानी ज्ञानात्मक भाग, यानी जो ज्ञान से संबंधित है, जैसे प्रत्यय स्मरण या प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे, आपने पाठ्य योजना बनाई होगी उनमें से लिखते थे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कौन सा विद्यार्थी आयत वर्ग का अवबोध समझ रखने वाला कहलाएगा, तो हम कहेंगे उनकी दोनों की समानता असमानता बिंदुओं को बता सके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हार्वर्ड के द्वारा दी गई पाठ्य योजना भागों में चरणों का उपयोग तार्किक क्रम विकल्प में कौन सा होगा, तो पहला था प्रस्तावना, ठीक है, फिर प्रस्तावना के बाद क्या होता है, प्रस्तुतिकरण, फिर उसकी तुलना की जाती थी, फिर सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट तक आर्यभट्ट महान भारतीय गणितज्ञ थे, उनका जन्म हुआ था तो वो 486 AD में हुआ था, तो सॉरी 476 AD में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित की सुंदरता उपस्थित होती है इनमें से हमें बताना है, तो जैसे गणित के साहित्य को पढ़कर, महान गणितज्ञ के चित्रों को देखकर, गणित की व्याख्यान सुनकर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी गणित की पहेलियाँ और रिडल्स को हल करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है तो वह दर्शाता है, तो वो आपका एप्टीट्यूड बता रहा है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति, यानी ये जन्मजात होती है, और यही एक तरह से कैपेसिटी भी बोल सकते हैं उस बच्चे की, जो भी अनेक प्रासंगिक उत्तर दे रहा है, तो यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी, ठीक है, या एफिशिएंसी उसकी, या कैपेसिटी, ये शब्दों को यूज कर सकते हैं, यानी वो इसी के संदर्भ में बात कर रहा है, या इसे एक शब्द में बोले तो अभिवृत्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थितियों में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी, तो हम कहेंगे कब होगी, ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में और रुचि के विकास में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन अब डायरेक्टली चल रहे हैं, यानी ये अब शिक्षण विधियों से संबंधित सभी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक विधि का प्रथम सीढ़ी क्या होती है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो हम कहेंगे पहले उसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचपदी पाठ्य योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो वो हार्वर्ड स्पेंसर ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि RCEM, ठीक है, ये RCCM द्वारा उद्देश्यों का बढ़ मानसिक क्रिया निम्न में से कौन कौन सी होंगी, तो ये क्रम है ना, यही रहेगा, ठीक है, ज्ञान, समझना, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण नहीं, सृजनात्मकता होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है पढ़ाते समय चित्र
दिखाने से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इससे रोचकता आएगी। ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सी नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष विधि की मुख्य तकनीक है, तो ये सभी ऑप्शन है हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि निदान का अर्थ है कि अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण, यह कथन किसका है, तो ये आपके गुण का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा में विज्ञान पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है, ये कह रहा है नए स्तर स्थापित करने में, विचारों और पद्धतियों की व्याख्या करने के लिए, अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परियोजना या प्रायोजना विधि निम्न में से किस दर्शन पर आधारित है, तो वो आपके प्रायोजना सही है, यानी हम इसे प्रैग्मैटिज्म बोलेंगे या प्रायोजना विधि पर आधारित है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें आपके भौतिक पर्यावरण, भौगोलिक विविधता, जैविक पर्यावरण, उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जिस विधि में अध्यापन सक्रिय, यानी जो अध्यापक है वो तो सक्रिय है, बालक निष्क्रिय है, तो वो कौन सी विधि होगी, तो वो होगी आपकी कहानी विधि। इसमें आपका शिक्षक तो एक्टिव है और बालक निष्क्रिय यानी इनएक्टिव है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था, तो वो आपकी थी प्रायोजना विधि, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, तो हम इसे मानेंगे कहानी विधि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छोटी कक्षाओं के लिए सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, तो ये आपकी कहानी विधि ही सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का प्रमुख उपयोग किया जाता है, तो हम कहीं गृह कार्य में भी किया जाता है और शिक्षक का मार्गदर्शन करने में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों में से नहीं है, तो देखो मेरे अनुसार इसका छात्र संघ होगा, ठीक है, और मुझे मालूम भी नहीं है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में, लेकिन ये व्यवहारिक तौर पर मैंने इसका आंसर दिया है सी नंबर, ठीक है। तो ये शायद 140 क्वेश्चन नंबर हो गए हैं, यानी 140 तो क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, और 200 मार्क्स के। इस प्रकार हमने ये टोटल आपका पेपर किया है, और हो सकता है इसमें से किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल, यानी आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है ये मैंने बताया तो आप खुद मेरे से देखें आंसर, खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से मैंने जैसे इंग्लिश नहीं कराई है क्योंकि मेरी सब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से नहीं करा पाई है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इंग्लिश का भी सॉल्व करवा के बता दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको जनाब वीडियोस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बाकी लाइक और कमेंट तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर ही देंगे।